आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी जहां महासंपर्क अभियान चला रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी प्रशिक्षण शिविर के जरिए संगठन को मजबूत करने में लगी है। इस बीच मिशन 2024 को लेकर यूपी कांग्रेस भी खुद को एक्टिव करने में लगी है और इसके लिए अपनी तैयारियां शुरू कर रही है। फिलहाल कांग्रेस के एक फैसले की चर्चा हो रही है। कांग्रेस दलित बस्तियों की 3000 चाय की दुकानों पर जाएगी और वहां पर बैठकें करेगी। यह अभियान 15 से 25 जून तक चलेगा, जिसमें चाय की दुकानों पर जाकर जनता को जोड़ने की कवायद पार्टी की तरफ से की जाएगी। अभियान के तहत कांग्रेस की जिला और शहर कमेटी रोज दलित बस्तियों को 2-2 चाय की दुकानों पर बैनर लगाकर मीटिंग करेगी और आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर जन समर्थन जुटाने की तैयारी करेगी। वहीं अखिलेश यादव भी बाबा साहेब को याद कर दलित वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं वादों के बीच मायावती नहीं चाहती इस लोकसभा चुनाव में दलित वोटर्स कहीं छिटके, इसलिए वो लगातार दलित वोटरों को सावधान कर रही हैं। तो बता दें कि 2024 चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग गई हैं। वहीं बताया जा रहा है कि कांग्रेस अब 3000 चायों की दुकानों पर जाकर लोगों से वहां पर बातचीत करेगी, चाय पर चर्चा करेगी और इसके साथ 2024 का मिशन लेकर चल रही है। जन समर्थन जुटाने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं पर समाजवादी पार्टी भी प्रशिक्षण शिविर लगाकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच मिशन 2024 को लेकर यूपी में कांग्रेस भी खुद को एक्टिव करने लगी है और इसके लिए अपनी तैयारियां भी शुरू कर रही है। बीजेपी इधर जनसंपर्क अभियान चला रही है, कांग्रेस एक फैसले की चर्चा हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, 2024 मिशन को लेकर सभी पार्टी अपने अपने फार्मूले पर चल रही हैं, लेकिन एक ही नजर है सब पर दलित वोटर को लेकर। जी बिल्कुल नंदनी, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 21% दलित वोट बैंक पर सभी राजनीतिक दल की निगाहें हैं। अगर बात करें तो जहां भारतीय जनता पार्टी अपने महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से आम जनमानस को अपने पक्ष में कर रही है, इसी क्रम में टिफिन पर चर्चा के कार्यक्रम को रखी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी तमाम विभिन्न योजनाओं से, माफ करिएगा, अपने तमाम जो अभी हाल फिलहाल में अभियान है, कार्यक्रम है, उसके माध्यम से जनता के जो समर्थन है वो अपने पक्ष में करने के लिए प्रयासरत है। उसी क्रम में आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं जो सपा एक लंबे समय से जाति जनगणना की मांग पे बात कर रही है, उसी कड़ी में अब कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक की सेंधमारी की तैयारी में है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को, चाहे बात करें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, जो कि एक दलित परिवार से आते हैं, और साथ ही प्रांतीय अध्यक्षों को दलित समुदाय के बीच जाकर और कहीं ना कहीं तमाम जो केंद्र सरकार की विफलताएं हैं उस पर चर्चा करने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस दल के साथ 21% का सबसे बड़ा जो प्रदेश के अंदर में वोट बैंक है वो किसके खाते में जाता है, वो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद साफ होगा। नंदनी, कांग्रेस जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार खो चुकी है, वहीं अब 3000 चायों की दुकानों पर जाकर वो जन समर्थन जुटाएगी। कितना चुनौतीपूर्ण है 2024 का मिशन कांग्रेस के लिए? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए नंदनी तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश के 3000
चाय की दुकानों पर कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को बैठकर और आम जनता से चर्चा करने की बात का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रदेश के अंदर में अगर 21% की सेंधमारी जो भी दल करता है उसके पाले में सियासी ऊंट निश्चित तौर से करवट लेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के हर विंग, चाहे कांग्रेस का युवा कांग्रेस हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, चाहे बात करें कांग्रेस का सेवा दल हो, इन तमाम पदाधिकारियों को चिन्हित करके और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो प्रदेश भर के 3000 चिन्हित चाय की दुकानों पर बैठकर और दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने का हर एक मुमकिन प्रयास करेगी। जी विभांशु, वहीं पर बीएसपी की बात करें तो वोट बैंक जो है दलित वोट बैंक बीएसपी का ही माना जाता है। तो क्या लगता है जिस तरीके से सारी पार्टियां दलित को लुभाने में लगी हैं तो बीएसपी को इससे भारी नुकसान होगा? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखें तो 2019 के चुनाव में ओबीसी और खासकर दलित वर्ग का जो झुकाव था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ था और निश्चित तौर से 21% का जो वोट बैंक है वो जिधर भी अपना करवट लेता है उधर ही सरकार बनती है। जहां बात करें अगर देखें प्रदेश के अंदर में सामाजिक न्याय और जाति जनगणना की मांग तेजी आई है इससे निश्चित तौर से इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी भी इस को भुनाना चाहती है। साथ ही कांग्रेस पार्टी अपने खोए हुए जमीर को वापस तलाशने के लिए एक बार फिर दलित वोट बैंक की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। जी वही समाजवादी पार्टी की बात करें तो इसके पहले नगर निगम चुनाव के पहले उन्होंने रामचरितमानस का मुद्दा उठाया था दलित को लुभाने के लिए। इसके बाद वो तमाम तैयारियां कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए भी कितना चुनौतीपूर्ण है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उत्तर प्रदेश के और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी भी अब जाति जनगणना के मामले पर प्रमुखता से बात करते हुए नजर आ रही है और इन दोनों दलों में मुख्य रूप से ऐसे कई सारे आयोजन भी हो चुके हैं, सम्मेलन भी हो चुके हैं जिससे 21% वोट बैंक को अपने तरफ किया जा सके। और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं देखे तो आने वाले समय में या फिर तो तीसरा मोर्चा का हिस्सा होगा या कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। क्योंकि अगर राजनीतिक पंडितों की तरफ से आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश की चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी की जो संबंध है अखिलेश यादव से वो काफी मधुर हैं। विधानसभा चुनाव में वो दोनों एक अलग अलग चुनाव लड़े थे मगर निश्चित तौर से दोनों एक दूसरे का बचाव भी करते हुए नजर आए हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कांग्रेस अगर अलग होकर सपा चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर यह चुनौती का विषय होगा, मगर एक साथ लड़ते हैं तो निश्चित तौर से इसमें दोनों राजनीतिक दलों को लाभ मिलेगा। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। तो बता दें कि 2024 मिशन को लेकर सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में लगी पड़ी हैं। वहीं भाजपा की तरफ से जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है तो कांग्रेस की तरफ से चाय पर चर्चा होगी। वहीं बीएसपी अब अपने दलित वोटरों को लेकर अपने आप को कहीं छिटके ना, इससे उनको सावधान कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन अब यूपी में भी होने जा रहा है। सरकार ने इसका खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि सितंबर में ग्रेटर नोएडा में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये शो ग्रेटर नोएडा में 21 से 25 सितंबर तक आयोजित होगा। सीएम योगी ने इसको लेकर अधिकारियों को तैयारी करने के लिए निर्देश दिए हैं। एक अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार ये कार्यक्रम मुख्य रूप से 40 क्षेत्रों पर केंद्रित होगा जिससे $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था प्रदेश के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। तो बता दें कि विकास की व्यापार में यूपी है तैयार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन किया जाएगा जिसमें 40 क्षेत्रों पर इसकी तैयारी की जा रही है। 14 साल होगी जेल। तो बता दें कि 21 से लेकर 25 सितंबर तक व्यापारी शो का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी शो का आयोजन अब यूपी में भी होने जा रहा है। सरकार ने इसको लेकर पूरा खाका तैयार कर लिया है और बताया ये भी जा रहा है कि सितंबर में ग्रेटर नोएडा में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
ये शो ग्रेटर नोएडा में 21 से लेकर 25 सितंबर तक आयोजित होगा। इसमें सीएम योगी ने इसको लेकर सभी अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। एक अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार ये कार्यक्रम मुख्य रूप से 40 क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सुहानी जुड़ेगी। सुहानी, व्यापारी शो का कार्यक्रम किया जा रहा है अभी यूपी में भी, क्या कुछ तैयारी की जा रही है और क्या कुछ सीएम की तरफ से निर्देश दिए गए हैं? जी नंदिनी, आपको बता दें कि जो 2024 के चुनाव आने वाला है उसके लेकर सभी पार्टियां जो है पूरी तरह से अपनी अलग अलग रणनीति हटा रही है, अपनी अलग अलग कामों से जनता के बीच जा रही है। वही अब जो राज्य सरकार है, जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो जो राज्य के विकास के लिए पूरी तरह से अब तैयारियों में जुट गए हैं। वही आपको बता दें कि अब राज्य के विकास के लिए अब वो एक बड़ा सा एक जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी शो जो है ग्रेटर नोएडा में शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो व्यापारी शो है वो आपको बता दें कि 21 से 25 तारीख से सितंबर से शुरू होने वाला है। और इसको लेकर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तरह से एक जो खाका होता है वो तैयार कर चुके हैं और अधिकारियों को भी निर्देश दे चुके हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो हमारे जो विकास, जो राज्य में जो विकास अधूरा बच गया है और उसको पूरा करना है, वही नए व्यापारियों को भी साथ में लेकर खड़ा करना है। वो बता दें कि जब हमारे राज्य का विकास का जो तमाम जो कार्य है उसके लेकर जो योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी क्षेत्र में विकास की कमियां न दिखी जाए, क्योंकि जब इन्वेस्टर सबमिट हुआ था उसमें 35 लाख करोड़ का जो निवेश प्राप्त हुआ है, तब से जो बीजेपी सरकार है कहीं ना उत्साहित दिख रही है। और उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो व्यापारी है उनको एक ऐसा मंच दिया जाए जिससे वो अपने जो खरीदारी और विक्रेता को पूरी तरह से इसमें सफल हो सके। वो दूसरी तरफ जो विपक्ष पार्टियां हैं वो पूरी तरह से जो जॉब को लेकर, व्यापारों को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाए रखती है और हर अपने बयानों में वो पूरी तरह से केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इसीलिए घेरती है कि देश में विकास नहीं हो रहा है। अब इसी मुद्दे को जो राज्य सरकार है वो पूरी तरह से आश्रित है और वो पूरी तरह इसको मुद्दा बना के इसको पूरी तरह से कामयाब करने के लिए अलग अलग जो है रणनीति अपना रही है, अलग अलग शो कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन, क्या कमियां जो है हमारे राज्य में। जी सुहानी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन बताया जा रहा है कि 40 क्षेत्रों में किया जाएगा। कौन कौन से बड़े क्षेत्र वो बताए जा रहे हैं? जी नंदिनी, आपको बता दें कि तमाम जो उत्तर प्रदेश से क्या है वो बड़े क्षेत्रों में से कहा जाता है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश से है वो पूरी तरह से एक जो विकसित राज्य कहा जाता है। लेकिन अभी भी जो अधूरा राज्य, जो भी अधूरे राज्यों में से कहा जा रहा है कि जो भी अधूरा राज्य में जो कार्य नहीं हुआ है, जो विकास के प्रगति पर नहीं है, उन क्षेत्रों को हम विकास के कार्य लाएंगे, व्यापारियों से लाएंगे और नौकरियों ऐसे तमाम कहा जा रहा है। वही आपको बता दें कि इसमें तमाम ऐसे क्षेत्र जो है मौजूद है देश के। और वही आपको बता दें कि इसमें कृषि देश से लेके व्यापार से लेके और जैसे जितने भी हमारे विकास क्षेत्र है उसमें वो जा रहे हैं। और इसे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हो रहा है उसमें 40 क्षेत्रों को नियंत्रित रखा जाएगा। वही अधिकारियों का कहना है कि खाका तैयार हो गया है, जो भी क्षेत्र जो विकास के क्षेत्र पे नहीं है उसे पूरी तरह से देखा जाएगा और जिन क्षेत्रों में जो विकास के काम अधूरा है उसे भी पूरा किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो 2024 के चुनाव से पहले राज्यों में जो है व्यापार से लेकर जो कृषि क्षेत्र से लेकर और जो कलाकार हैं जो राज्यों को प्रोत्साहित करते हैं, जो हमारे संस्कृति को, देश को अन्य राज्यों में, अन्य देशों में जो प्रदर्शित करते हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि जो ये व्यापार मेगा शो जो किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो हमारे देश और राज्यों का विकास होगा और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश एक अलग उभर के सामने आएगा। कि कहा यही जाता है कि जो उत्तर प्रदेश है वो कहीं ना कहीं चुनाव के लिए एक अहम माना जाता है और इसलिए यहाँ पे विकास ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो विपक्ष पार्टी है वो विकास के ही मुद्दे को बार बार लाती है और अपने बयानों में कहती है कि जब से बीजेपी सरकार आई है विकास का कोई काम नहीं दिख रहा है। और इसीलिए जो राज्य सरकार है वो विकास के मुद्दे पर ज़्यादा फोकस कर रही है और पूरी तरह से 40 क्षेत्रों में जाके अलग अलग अपना जो विकास, जो व्यापार योजना शो है उसमें रहेंगे और उसमें जो व्यापारी होगा वो अपने कार्यों को प्रदर्शित करेगा। और इस तरह से जो योगी सरकार है वो व्यापारियों को एक अलग मंच देना चाह रहे हैं। जी नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहानी। तो बता दें कि यूपी में व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी शो का आयोजन किया जाएगा 21 से लेकर 25 सितंबर तक, जिसमें छोटे से बड़े व्यापारियों को सभी को लाभ पहुंचाया जाएगा।
यूपी सरकार मेधावियों की मेधा से खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया और सॉल्वर गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इसके लिए भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम संबंधी नया कानून बनाने पर विचार कर रही है। राज्य विधि आयोग ने प्रतियोगी एवं शैक्षणिक परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्रों को लीक होने से रोकने और सॉल्वर गैंग पर लगाम लगाने के लिए कानून का मसौदा तैयार कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया है। प्रस्तावित कानून में दोषियों को 14 साल तक की जेल, 25 लाख रुपए तक का जुर्माने की सजा का प्रावधान है। तो बता दें कि नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार लगातार काम करती रहती है। वहीं अब नया कानून बनाने का विचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सॉल्वर गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम संबंधित नया कानून बनाने पर विचार कर रही है। राज्य विधि आयोग ने प्रतियोगी एवं शैक्षणिक परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्रों को लीक होने से रोकने पर और सॉल्वर गैंग पर लगाम लगाने के लिए कानून का मसौदा तैयार कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया गया है। तो वहीं बता दें कि प्रस्तावित कानून में दोषियों को 14 साल तक की जेल, 25 लाख रुपए तक की जुर्माने की सजा का प्रावधान है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, लगातार योगी सरकार नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए कोई ना कोई नया कानून बनाने की सोचती है और लगातार जब से योगी सरकार आई है नकल माफियाओं पर नकेल कसा ही जाता है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश में तमाम एग्जाम होते हैं उसको नकल विहीन बनाने के लिए विभिन्न तरह के निर्देश देते हैं। उसी क्रम में अब एक बड़ी कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक निर्देश जारी करते हुए जानकारी दी गई है कि प्रदेश के अंदर में अगर कोई भी नकल माफिया या सॉल्वर गैंग नकल परीक्षाओं में सेधमारी करके और नकल कराते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और 14 सालों की न्यायिक हिरासत में ली जाएगी। साथ ही आपको बताएं कि अगर कहीं ना कहीं अगर वो फरार होता है तो उसके ऊपर उसके तमाम जो प्रॉपर्टी है उस पर बुलडोजर चलने की और संपत्ति कुर्की करने के आदेश भी दिए जाएंगे। अगर बात करें तो प्रदेश के अंदर में जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में काफी सख्ती देखने को मिली है। अगर पूर्व की सरकारों की बात करें, चाहे राजनाथ सिंह की सरकार हो प्रदेश के अंदर में, चाहे बात करें कल्याण सिंह की सरकार हो, उसके ठीक बाद अब योगी आदित्यनाथ उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये निर्देश से कहीं ना कहीं नकल माफियाओं की हौसलों में काफी कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए नंदनी, तो प्रदेश के अंदर में एक साल पहले जो बोर्ड के एग्जाम हुए उसमें संस्कृत और कुछ सब्जेक्टों के एग्जाम के पेपर लीक हुए थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के अंदर में भारी भरकंप देखने को मिला था। उसके ठीक बाद अगर बात करें तो इस साल पेपर हुए तो तमाम तरह के हाईटेक व्यवस्थाएं की गई और पेपर को नकल विहीन बनाने के लिए हर एक प्रयास किए गए और उसमें सरकार और साथ ही साथ संबंधित मंत्री कहीं ना कहीं अपने इरादों में अपने मंसूबों में कामयाब हुए। और इसके ठीक बाद अब नकल विहीन पेपर बनाने के लिए अगर कोई भी नकल कराते या सॉल्वर गैंग का व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 15 लाख रुपए का जुर्माना और 25 लाख का जुर्माना और 14 साल की न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी उत्तर प्रदेश की सरकार कर चुकी है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। तो बता दें कि यूपी सरकार नकल माफियाओं के लिए नया प्रावधान लेकर आ रही है जिसमें 14 साल की जेल होगी और 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो योगी सरकार नकल माफियाओं को लेकर अपना एक्शन प्लान तैयार कर रही है। यूपी में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है जहां 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। फिरोजाबाद के जिलाधिकारी रवि रंजन हटाए गए। गोंडा के डीएम उज्जवल कुमार को फिरोजाबाद के नए जिलाधिकारी नियुक्ति किए गए हैं। नेहा शर्मा निदेशक नगरीय निकाय को गोंडा का जिलाधिकारी बनाया गया है। राजेश त्यागी विशेष सचिव उच्च शिक्षा को अमरोहा का डीएम नियुक्त किया गया है। कानपुर जिलाधिकारी विशाख जी को कानपुर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कानपुर विकास प्राधिकरण के बीसी अरविंद कुमार सिंह को बलरामपुर का डीएम बनाया गया है।
राज्य गन्ना उत्पादन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण पत्र वितरण और 20 सहकारी गन्ना तथा चीनी मिल समितियों के नवनिर्मित भवनों के लोकार्पण के लिए लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए, जहां उन्होंने चीनी मिल समितियों को सौगात दी। बता दें कि सीएम ने चीनी मिल समितियों के नए भवन का लोकार्पण किया है। इन नए चीनी के गोदामों में निर्माण से लेकर चीनी भंडारण तक रखरखाव की सुविधा रहेगी। इससे चीनी भंडारण के लिए किराए के रूप में खर्च होने वाली धनराशि बचेगी। वहीं इस अवसर पर राज्य गन्ना उत्पादन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण पत्र भी दिए गए। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि किसान चीनी मिल बंद होने से परेशान थे। पहले पैसों को भुगतान नहीं होता था, आज सरकार समय पर भुगतान कर रही है। आज किसान खुशहाल हैं। पिछले 6 वर्ष की अनेक उपलब्धियां विभाग के पास है। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य सबसे अधिक चीनी उत्पादन में भी बदल गया और सबसे अधिक चीनी मिल ही नहीं बल्कि सबसे अधिक इथेनॉल उत्पादन और सबसे अधिक खांडसारी यूनिट वाला राज्य भी आज उत्तर प्रदेश है। यह इस क्षेत्र में किए गए रिफॉर्म के परिणाम है। भाइयों बहनों, 2017 में जब मैंने गन्ना विभाग से कहा था कि एक उत्तर प्रदेश की धरती ऐसी है जिसमें 1 एकड़ में 1000 कुंटल पैदा हो सकता है, लोग हंस रहे थे, अरे कैसे हो सकता है। हमारे तमाम अधिकारी क्या कह रहे थे उस समय, अरे साहब ये कहां हो सकता है, एकड़ नहीं हेक्टेयर में होता होगा। लेकिन आज मैंने साक्षात देखा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, 2640 कुंटल पर हेक्टेयर गन्ना पैदा करने वाला, उत्पादन करने वाला किसान भी यहां इस सभागार में मौजूद है। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद चौधरी जयंत सिंह बिजनौर आ रहे हैं। वो बिजनौर विधानसभा के कई गांवों में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। साथ ही धामपुर, नटहौर में भी समरसता अभियान के तहत कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बता दें कि उनका पहला कार्यक्रम रायपुर बेरीसाल में होगा। उसके बाद फजलपुर, मंडावर, इनामपुरा, मुदफरा और बेगाबाला कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिलाध्यक्ष ने सभी किसान, मजदूरों और हर समाज के लोगों को आयोजित विभिन्न कार्यक्रम पहुंचकर उन्हें सुनने की अपील की है। उधर रालोद के पूर्व जिलाध्यक्ष महावीर सिंह व पूर्व विधायक सुखवीर सिंह ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के क्षेत्रों का भ्रमण करना और जनता से चौधरी जयंत सिंह के कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, जयंत चौधरी इस समय समरसता अभियान को लेकर लगातार लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। देखिए नंदिनी, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी सक्रियता दिखा रही है, तरह तरह के अभियान चला रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी 30 मई से लेकर 30 जून तक महा जनसंपर्क अभियान चला रही है, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है और समाजवादी पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं का शिविर और प्रशिक्षण अभियान चला रही है। इसके अगर अलग देखें तो समरसता अभियान राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा चलाया जा रहा है और मई के लास्ट सप्ताह से लेकर अभी तक ये अभियान जारी है और आज ये अभियान बिजनौर में जो है वो अभियान चलेगा और कई कार्यक्रमों को सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जयंत सिंह चौधरी कई कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे, उसमें शिरकत करेंगे और अलग अलग वर्ग के अलग अलग तबके के लोगों को संबोधित करेंगे। किसानों की पार्टी रालोद को कहा जाता है। एक समय था जब इनके मुखिया को किसानों का मसीहा और नेता कहा जाता था। तो ये जो समरसता अभियान है, ये किसानों और मजदूरों को एक साथ लेकर चलने का अभियान रालोद ने बनाया हुआ है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी समाज के प्रतिष्ठित लोगों को, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को साथ लेकर चल रही है, उसी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल किसानों और मजदूरों के हितों की बात कर रहे हैं, वो उनको साथ लेकर चल रही है ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में इनका हित जो है वो राष्ट्रीय लोकदल साध सके। नंदिनी, 2024 के मिशन को लेकर रालोद अपनी तैयारियों में लगी हुई है। जिस तरीके से आपने बताया कि किसान और मजदूरों को लेकर लगातार वो सक्रिय हो रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो कितना ये फायदा पहुंचाने वाला है रालोद को? देखिए, अगर बात की जाए तो किसानों से जो लगाव है राष्ट्रीय लोकदल का वो
अरसों से रहा हुआ है। चौधरी चरण सिंह की बात करें, अजीत सिंह की बात करें, अब खुद जयंत चौधरी इस मूवमेंट को लीड भी कर रहे हैं। किसानों की पार्टी कहा जाता है रालोद को, और तमाम ऐसे आंदोलन हुए हैं किसानों के जिसमें राष्ट्रीय लोकदल ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया है। हम बात करें तो जिस तरीके से किसानों और मजदूरों की बात को लेकर ये समरसता अभियान चलाया जा रहा है, खुद जयंत चौधरी इसमें आगे आके लीड कर रहे हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं। और जब किसी पार्टी का नेता फ्रंट से लीड करता है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है अपने आप जागृत होते चला जाता है। राष्ट्रीय लोकदल भले ही उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टी हो, लेकिन जिस तरीके से उनके मुखिया इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, समरसता अभियान को लीड कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं में एक जान सी फूकी है। और आज सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक तकरीबन 6 से 7 जनसभाएं बिजनौर के अलग अलग क्षेत्रों में जयंत चौधरी करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सारे जिलाध्यक्ष हैं, जो पदाधिकारी है, उनको जो है साफ तौर पर इस पर संदेश दे दिया गया कि सभी मजदूरों भाइयों किसानों को जो है वो लेकर पहुंचे, ताकि जयंत चौधरी उनसे सीधा संवाद कर सके और उनके हितों की बातों को उनको समझा सके। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है और सभी पार्टियां अपनी सक्रियता इसमें दिखा रही है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन में है समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल, उस हिसाब से हर पार्टी अपनी अपनी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित कर रही हैं, अलग अलग क्षेत्रीय जनता के साथ संवाद स्थापित कर रही हैं और अपने जो मैनिफेस्टो है उनको जो है समझा रही है, ताकि ये जो वर्ग है उनके साथ जुड़े और लोकसभा चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन केंद्र की सत्ता में होता देखा जा सके। नंदनी, जैसे कि आपने बताया कि विवेक समाजवादी पार्टी के साथ रालोद जो है गठबंधन में, तो 2024 की बात करें तो क्या वाकई में गठबंधन में रहकर कोई फायदा पहुंचने वाला है समाजवादी पार्टी और रालोद को, दोनों को? देखिए, अगर बात की जाए तो इसके पहले के जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें हासिल की थी। फिर उसके बाद सिनेरियो कुछ इस प्रकार से बदला कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर अपने विपक्षियों को मात दे दी। नगर निगम की 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और मैक्सिमम जो पार्षद प्रत्याशी थे वो भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। अब ऐसे में जहां ये बात चल रही थी कि निकाय चुनाव के बाद रालोद और सपा के बीच फूट देखी जा सकती है, वो जो है अटकलें अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्योंकि जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो पटना में जो विपक्षी दलों की बैठक है उसमें सपा और रालोद दोनों को बुलाया गया है। अगर दोनों के गठबंधन के नेता एक साथ विपक्षी दल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये कन्फर्म है कि उत्तर प्रदेश में रालोद समाजवादी की पार्टी के साथ अभी तक बनी हुई है। उधर एक तरफ कांग्रेस और रालोद के एक साथ फिर से आने की चर्चा थी। कांग्रेस और रालोद का एक साथ आने का इतिहास पुराना रहा है, अजीत सिंह के समय से, उसके पहले से भी ये साथ बना हुआ है। ऐसी बातें आ रही थी कांग्रेस जो है रालोद के साथ आ सकती है, क्योंकि जो बृजभूषण शरण सिंह का मुद्दा था उसमें रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी और कांग्रेस ने इसको प्रमुखता से उठाया था। वहीं समाजवादी पार्टी ने इससे थोड़ी सी दूरी बना के रखी थी। तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के साथ रालोद जा सकती है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि राजस्थान में एक मंत्री रालोद का कांग्रेस के साथ बना हुआ है। फिलहाल गठबंधन बना हुआ है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि गठबंधन को लेकर कोई भी खतरा नहीं है। और आने वाले लोकसभा चुनाव तक क्या ये सिनेरियो टिका रहता है या फिर ये परिदृश्य बदलता है, ये समय बताएगा कि कौन किस तरफ जाता है। फिलहाल अभी गठबंधन बना हुआ है और निश्चित तौर पर जहां मजदूर और किसानों को लेकर रालोद चल रही है, वहीं समाजवादी पार्टी अपने पुराने धर्रे पर फिर से वापस आ रही है। तो कहीं ना कहीं फायदा जो है इस गठबंधन को इस चीज से होने वाला है, अगर ये चीज सही दिशा में काम कर जाए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। भाजपा ने मिशन 2024 की तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और आज बता दें कि गोंडा और अयोध्या के दौरे पर है, जहां वो गोंडा में जिला कार्यकाल का लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत हुए, साथ ही संपूर्णानंद हॉल में मोर्चा सम्मेलन को संबोधित किया। इसके अलावा अयोध्या के गोसाईगंज में प्रबुद्ध सम्मेलन में भी शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान विपक्षी पार्टियां निगेटिव एजेंडा लेकर चल रही हैं।
भूपेंद्र विधानसभा चुनाव हारे तो कोमा में चले गए। भूपेंद्र निकाय चुनाव में प्रदेश की जनता ने नकारा है। भूपेंद्र चौधरी ने आगे कहा कि सपा सुप्रीमो को बयानबाजी का जवाब देना होगा। प्रदेश की जनता अखिलेश का मत जानना चाहती है। जीवा हत्याकांड में एसआईटी पर हर पहलू जांच हो रही है। सेवा सुशासन गरीब कल्याण को समर्पित कार्यक्रम। यूपी में बीजेपी सभी 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। हम हर घर घर जाकर रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। तो गोंडा में भूपेंद्र चौधरी का ये बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। विपक्षी पार्टियां निगेटिव एजेंडा लेकर चल रही हैं, भूपेंद्र चौधरी ने कहा है। बता दें कि 2024 मिशन को लेकर निकले विधानसभा चुनाव हारे तो कोमा में चले गए। भूपेंद्र ने कहा निकाय चुनाव में प्रदेश की जनता ने नकारा। भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। गोंडा में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। सपा सुप्रीमो को बयानबाजी का जवाब देना होगा। प्रदेश की जनता अखिलेश का मत जानना चाहती है। तो गोंडा में पहुंचे भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया। जेवा हत्याकांड में एसआईटी हर पहलू जांच रही है। सेवा सुशासन गरीब कल्याण को समर्पित कार्यक्रम। यूपी में बीजेपी सभी लोकसभा सीटें जीतेगी। तो गोंडा में पहुंचे, हम घर घर जाकर रख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ेंगे। गौरव, भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया है कि विपक्षी पार्टियां निगेटिव एजेंडा लेकर चल रही हैं। देखिए नंदिनी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी के तमाम तरह के अभियान चल रहा है उसको लेकर विपक्ष भी सख्ते में है, क्योंकि अगर अभियानों की बात करें तमाम तरह के अभियान है, सम्मेलन चल रहे हैं, इसके अलावा जनसंपर्क अभियान पहुंचने के लिए रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया जा रहा है। इसको लेकर हम देख रहे हैं बीजेपी के तमाम पदाधिकारी हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, सभी यहाँ पर काम कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर हर वर्ग के लिए यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि बीजेपी ने उनके लिए यहाँ पर काम किया है। अगर हम प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की यहाँ बात करें तो भूपेंद्र चौधरी कल बलरामपुर में थे और बलरामपुर में भी उन्होंने पदाधिकारियों की बैठक ली थी। वहाँ पर भी जनसंपर्क अभियान किया था। जो 9 साल का रिपोर्ट कार्ड है बीजेपी का, वो सरकार का दिखाया भी था, बताया भी था और लगातार वो इस दौरान सभी लोगों से बात करते नजर आए। उनके साथ विधायक भी थे, अगर बात करें तो तुलसीपुर से विधायक कैलाशनाथ शुक्ला भी थे, पलटू राम भी थे, तमाम विधायक वहाँ से, चैनल नगर पालिका धीरेन्द्र प्रताप धीरू भी थे। तो ये कल का कार्यक्रम था बलरामपुर का। आज भूपेंद्र चौधरी गोंडा में है और गोंडा में इस दौरान वो जनसभा अभियान में लगे हुए हैं। अभियान के दौरान वो संपर्क करने के साथ साथ लगातार विपक्षी पार्टियों पर निशाना भी साध रहे हैं। जिस तरह से प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने नवीन शिविर के दौरान ये बात कही है कि बीजेपी असुरों की पार्टी है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है, जवाब देते हुए कहा है भूपेंद्र चौधरी ने कि असुरों की पार्टी है, ये सब जानते हैं कौन पार्टी किसकी है। क्योंकि जिस तरह से पहले जो पार्टियां होती थी, सरकार जिनकी थी, वो माफियाओं, गुंडों के, अपराधियों की वो पार्टी थी, इसीलिए वो असुरों की पार्टी कहलाती थी, ना कि हम असुरों की पार्टी है। हम लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और जनता इस चीज़ को जानती है। और तमाम चुनावों में, चाहे हम 14 चुनाव की बात करें, 17 चुनाव की बात करें, 19 चुनाव की बात करें, 22 चुनाव की बात करें, सभी चुनावों में यहाँ पर समाजवादी पार्टी को, विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। और जनता बता देती है कि यहाँ पर बीजेपी के जो सुशासन है उसको जनता मुहर लगाती है। विपक्ष कितना भी यहाँ बातें करते रहे, पर इस बार भी हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से लगातार सपा ने भाजपा पर हमला बोला, वहीं देखिए भूपेंद्र चौधरी ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव हारे तो कोमा में चले गए। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा। जी बिल्कुल नंदिनी, उन्होंने तमाम बातों का जवाब दिया है। रामगोपाल यादव की जो उन्होंने जो तंज कसा था बीजेपी को, उसका जवाब भी दिया है। अभियान के बारे में बताया है, पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की है। महा जनसंपर्क अभियान पर भी लगातार वो नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं। और निश्चित रूप से नंदिनी, बीजेपी की यही जो कोर व्यवस्था है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। हमेशा बीजेपी को इस व्यवस्था का लाभ मिलता है। बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े पदाधिकारी, बड़े से बड़ा मंत्री यहाँ पर जब चुनाव की रणनीति होती है, चुनाव की जो सरगर्मियां होती है, उस दौरान जनता के बीच में जाते हैं और मेहनत करते हैं। उसी मेहनत का नतीजा है जो हमने लगातार उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं
कि 14, 17, 19, 22 में बीजेपी को यहाँ पर हमेशा जनता ने सपोर्ट दिया है, जनाधार दिया है। और 22 चुनाव में जिस तरह से 37 साल पुराने मिथक को तोड़कर दोबारा बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, स्पष्ट करती है कि अगर आप मेहनत करेंगे, संगठन में मेहनत करेंगे, जनता के बीच जाएंगे तो जनता आपको जनाधार देगी। भाई अगर विपक्ष की बात करें नंदिनी, तो 2022 से अब तक देखेंगे तमाम बड़े मुद्दे हो गए हैं, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे गरीबी की बात हो। जो विपक्ष है वो संघर्ष करता नजर नहीं आ रहा है और यही कारण जनता उनको नोटिस भी नहीं करती है। तो अगर वास्तव में जनता का जनाधार चाहिए तो संघर्ष करना चाहिए। विपक्ष के रूप में संघर्ष बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंडेट चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, मैंडेट जनता देती है। अगर सत्ता में बैठाने का मैंडेट भी जनता देती है तो विपक्ष में बैठाने का मैंडेट भी जनता देती है। और विपक्ष के जनाधार का सम्मान करना चाहिए और विपक्ष को भी यहाँ पर मेहनत करनी चाहिए। संजीव जीवा हत्याकांड को लेकर हमलावर हो रहा है, तो जीवा हत्याकांड में उन्होंने कहा कि जीवा हत्याकांड में एसआईटी हर पहलू से जांच कर रही है। जी बिल्कुल, संजीव जी हत्याकांड को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही है। विपक्ष यहाँ पर आरोप लगा रहा है कि ये पूर्व नियोजित है, उस तरह की नहीं होना चाहिए, कहने कानून व्यवस्था में बड़ा प्रश्न है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद है, जांच चल रही है, एसआईटी जांच चल रही है और जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसने हत्या की वो हत्या आरोपी पकड़ लिया गया है। उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है ये एसआईटी जांच में स्पष्ट हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कही कि आप ये देखिए कि अगर अपराधी अपराध करता है तो उसको पकड़ लिया जाता है, ऐसा भी नहीं कि अपराधी अपराध करके भाग रहे हो। हमारी सरकार जो कानून व्यवस्था पर काम कर रही है उसी को अब आगे बढ़ा रहा है। चाहे महिलाओं के मुद्दे की बात हो, चाहे गरीबी की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, बीजेपी सरकार का जो सुशासन है वही जनता देख रही है। इसी सुशासन के 9 साल को भी हम दिखाने के लिए जनता के पास जा रहे हैं, उनको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं कि हमने क्या कुछ बेहतर किया है। और इसी आधार पर उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार हम 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। तो बता दें कि बीजेपी 2024 का मिशन लेकर चल रही है, जहां पर गोंडा में पहुंचे भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी पार्टियां नेगेटिव एजेंडा चला रही हैं। हरदोई में पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग नकली नोट चलाकर अपना जीवन यापन करते थे। पुलिस ने इनके पास से 100, 200 और 500 के नोट बरामद किए हैं। बता दें कि सुरसा थाना क्षेत्र में नकली नोट चलाने का कारोबार चल रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर सुगवा निवासी रामू सिंह और ग्राम खुदुई फतियापुर निवासी महेंद्रपाल को गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया है। पुलिस अभी तक ये नहीं पता लगा सकी ये नकली नोट कहां से आते थे, इनको कहां से संचालित किया जा रहा था। थाना सुरसा का है, जहां पर यह सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जिनके पास नकली नोट की बात बताई गई थी। उपरोक्त में थाना स्तर से तुरंत जो है थाना प्रभारी और अन्य लोग मिलकर उपरोक्त व्यक्तियों को पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ की गई और जमा तलाशी बंद की ली गई। तो उनके पास से 200 रुपये के कुल 16,000 के नोट बरामद हुए हैं, जिसमें पुलिस द्वारा तत्काल रूप से मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी अन्य तथ्य आएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें रामू और दूसरे महेंद्रपाल, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। अलीगढ़ के नगला मसानी में 5 दिन से लापता कपड़ा व्यापारी के साथ एक होटल के कमरे में बंधक बनाकर निवास करते हुए मारपीट करने का मामला सामने आया है। बेरहमी से मारपीट किए जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद कपड़ा व्यापारी की पत्नी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेते हुए नामजद लोगों के खिलाफ 5 दिन से लापता अपने पति को घर से अगवा कर हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए थाने में तहरीर दी थी। वहीं पुलिस ने मामले में आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही है। कंबल वगैरह ठंडों में कंबल भी देखते हैं और अब मतलब गर्मी पड़ रही है तो उस टाइम बेडशीट वगैरह बेच रहे हैं सूती वाली। कब और कहाँ कैसे हुई? जी सर, घटना की मतलब बात है 5 तारीख को सर मेरे पिताजी के पास फोन आया था, हम चलने हैं, हम बाहर चलने हैं, हम माल बेचेंगे। सर उस दिन से सर इनका फ़ोन भी बंद है और इनको मतलब मारा पीटा भी है। और हमारे पास सर कल परसों वीडियो आई थी। कपड़ा फेरी का व्यवसाय करते हैं, जो दिनांक 5 जून को अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अपनी मर्जी से कपड़ा फेरी का व्यवसाय करने हेतु रायपुर गए थे। तब से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिस संबंध में थाना देहली गेट पर दीपमाला द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज की गई है।
अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक विधवा महिला के साथ उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है, जहां विधवा महिला ने एक विधवा पर उत्पीड़न के साथ उसके 2 नाबालिग बच्चों को अगवा करने की धमकी देने का आरोप लगाया है, जिसके बाद बिल्डर सहित 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके पति की कोरोना काल के दौरान मौत हो गई, तब से वह अपने 2 मासूम बच्चों का पालन पोषण करती है। वही महिला पर बुरी नीयत रखने वाला बिल्डर उसका उत्पीड़न करता है, साथ ही उसके नाबालिग बच्चों को अगवा करने की लगातार धमकी देता है, जिससे परेशान होकर महिला ने बिल्डर सहित 2 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। लखनऊ में हुई नाबालिग युवती की हत्या के मामले में प्रदर्शन करने वालों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। शिशिर चतुर्वेदी, कृष्ण गोपाल वाजपेयी और अन्य 100 से 150 लोगों के खिलाफ उप निरीक्षक आसित कुमार द्वारा मुकदमा लिखवाया गया है। बता दें कि इंदिरानगर थाना क्षेत्र में बीती 8 जून को युवती की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। परिवार का आरोप था कि पास के ही दुकान में काम करने वाले युवक ने रेप के बाद उसकी हत्या कर दी, लेकिन पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि नहीं हुई और सिर्फ गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया है। इसी क्रम में इंदिरानगर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष शिशिर चतुर्वेदी ने परिवार के साथ मिलकर शव रखकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अब पुलिस द्वारा शिशिर चतुर्वेदी, कृष्ण गोपाल वाजपेयी और अन्य 100 से लेकर 150 लोगों के खिलाफ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, पुलिस से धक्का मुक्की करने और अन्य कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। औरैया में अज्ञात कारणों के चलते ट्रेन की गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। वहीं बताया जा रहा है कि आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। औरैया बेधुना कोतवाली के चदरपुर की घटना बताई जा रही है। किस तरीके से आपको जानकारी मिली? बिधुना थाना अंतर्गत चदरपुर गांव में आज सुबह आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बिधुना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। अज्ञात कारणों से आग लगी हुई थी। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई। कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर शांत व्यवस्था कायम है। यस। लगे हम काम सो जा रहे थे नहीं। आपको सूचना कैसे मिली थी? आपको सूचना कैसे? हमें फोन करो किसी ने हमको। अच्छा, उसके बाद फिर ग्रामीणों ने फिर आग पे ग्रामीणों ने काबू पाया। लगभग कितने का नुकसान होगा? हमने 50 लाख का नुकसान। सहारनपुर जनपद में एक युवक ने अपने ही पिता की जान ले ली। युवक ने ईंट से कुचलकर पिता की बेरहमी से हत्या कर डाली। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। कोतवाली क्षेत्र के मिर्जापुर में ये घटना बताई जा रही है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।